वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं 1978। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि ये समय है 1978 का, जहां अर्जेंटीना में मिलिट्री डिक्टेटरशिप ने वहां की आम जनता का जीना मुश्किल कर दिया होता है। मिलिट्री वाले अपनी मनमानी करने पे उतर आए होते हैं। सरकार उन्हें खुली छूट दे रही होती है ताकि देश में डर का माहौल बना रहे और लोग सरकार के खिलाफ जाने की सोचे भी ना। इस वजह से मिलिट्री वाले जिस भी आम आदमी पे शक होता उसको पकड़कर डिटेंशन में डाल देते, उनको खूब मारते। मिलिट्री वालों का यही मकसद था कि लोगों से कबूल करवाना कि वो किसी आतंकवादी ग्रुप का हिस्सा तो नहीं है या फिर सरकार के खिलाफ कुछ करने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे। अगर कोई भी आदमी पकड़ा जाने के बाद मना करता कि उसका इन चीजों में कोई लेना देना नहीं है, तो उसकी ऐसी हालत की जाती कि वो इंसान जीते जी नरक को महसूस कर पाता। और इतना दर्द सहने के बाद अगर कोई मार से बचने के लिए कह देता कि हाँ मैं इस तरह के ग्रुप का हिस्सा हूँ, फिर तो उस इंसान का क्या होता दोस्तों, इसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस डर की वजह से लोगों ने बाहर निकलना तो बंद कर दिया होता है। सारे गरीब लोग डर कर जीवन गुजारने पे मजबूर होते हैं। ये साल फुटबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप का भी है दोस्तों, जिसमें अर्जेंटीना की टीम फाइनल तक पहुंच गई है। एक तरफ दुनिया अर्जेंटीना को बधाइयां दे रही है उनके फाइनल में जाने के लिए, तो वहीं अर्जेंटीना के मासूम लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। ये मूवी दोस्तों आपकी रूह कपा देगी, इतनी खतरनाक मूवी होने वाली है। अगर आपका दिल मजबूत है तभी देखिए इसको। तो अगले सीन में हम कुछ बंदों को देख पाते हैं। ये सभी मिलिट्री से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, जिनमें सभी हायर पोजीशन पर मौजूद हैं। ये सब फुटबॉल का फाइनल देखकर पत्ते खेल रहे होते हैं। सारे बंदे अपने अपने कार्ड शो करते हैं, लेकिन सबके कार्ड्स कुछ खास नहीं होते। और उनके सामने बैठा एक बंदा जिसे कार्ड भी उन लोगों ने जबरदस्ती दिया था दोस्तों, उसका कार्ड सबसे अच्छा होता है, जिससे वो ये गेम जीत जाता है। ये बंदा असल में एक आम आदमी है जिसे इन मिलिट्री वालों ने बंदी बना कर रखा हुआ था, क्योंकि उनको खबर मिली थी कि कुछ लोग हैं जो सरकार के खिलाफ कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसीलिए जिस पर भी शक होता उसको पकड़कर टॉर्चर किया जा रहा था। इसी तरह के टॉर्चर के निशान उस बंदे पर भी मौजूद होते हैं। मिलिट्री वालों में से टॉम नाम का बंदा कहता है कि तुम्हारे पास सबसे अच्छा कार्ड कैसे आया बताओ, एक मामूली इंसान हमें कैसे हरा सकता है, तुमने जानबूझकर ये किया है ना ताकि तुम हमें नीचा दिखा सको। तो वो बंदा गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि मुझे जाने दो, मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है, मुझे कोई गेम नहीं खेलना, आप लोग ही तो जीते हो। मैं किसी को नहीं जानता जो सरकार के खिलाफ प्लानिंग में शामिल है। मैं तो बस अपना डेली काम करने पे जाता हूँ और वहां से घर आ जाता हूँ। मेरा इन सबसे कोई लेना देना है ही नहीं, माफ कर दो मुझे। लेकिन टॉम कहता है कि एक मिलिट्री वाले को बेवकूफ बनाता है, तुझे क्या लगता है कि हम तेरी बातों में आ जाएंगे। इतना कहते हुए वो उस बंदे को शूट करके वहीं पे खत्म कर देता है। सच में दोस्तों ये मिलिट्री वाले तो पागल है। दूसरी तरफ हम जेम्स नाम के बंदे को देखते हैं। ये भी असल में दोस्तों मिलिट्री में ही काम करता है, लेकिन इसकी बात थोड़ी अलग है। इसे लोगों को टॉर्चर करना उतना पसंद नहीं है। उसके सामने एक बंदा बैठा होता है जिसे भी इसी शक के बिना पे पकड़ा गया है कि इसका भी किसी ग्रुप के साथ संबंध होगा जो सरकार के खिलाफ काम कर रहा है। असल में दोस्तों ये मिलिट्री वालों ने एक सीक्रेट बिल्डिंग बना के रखी हुई है। इस पूरी बिल्डिंग में अलग अलग जेल जैसे कमरे हैं। इसी बिल्डिंग के अंदर लोगों को टॉर्चर करने का काम होता है। यहाँ पर अभी इस समय न जाने कितने लोग फंसे हुए हैं और न जाने कितने तो मर चुके हैं, किसी को कोई खबर नहीं। अब जेम्स उस बंदे से कहता है कि देखो मैंने तुम्हारे बारे में पता किया है, तुम पहले इस तरह के ग्रुप का हिस्सा रह चुके हो, लेकिन तुमने करीब 2 साल पहले ग्रुप को छोड़ दिया और मैं जानना चाहता हूँ कि उस ग्रुप के लोग अभी कहाँ मौजूद हैं, मुझे उन्हें पकड़ना है। वो बंदा कहता है कि देखो सर आप क्या कह रहे हो, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कभी ऐसे ग्रुप में शामिल था ही नहीं, मुझे जाने दीजिए। जेम्स कहता है अच्छा किसी से अच्छे से बात करो तो उसको समझ में क्यों नहीं आता रे, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, बता दो वरना टॉम किसी भी टाइम यहाँ पे आता होगा, वो तुम्हें बिजली के झटके देगा, उसके बाद तुम्हारे दांतों को उखाड़ देगा, तभी जाकर लगता है तुम बताओगे। पर वो आदमी अभी भी अपनी जान की भीख मांग रहा होता है कि सर मैं निर्दोष हूँ, मुझे जाने दीजिए। लेकिन जेम्स उसकी एक नहीं सुनता। इसके बाद हम फादर डेविड को देखते हैं। ये मिलिट्री वालों का सबसे अच्छा दोस्त है। मिलिट्री वालों को पता है कि वो लोगों पर अत्याचार करके अपराध कर रहे हैं, तो ये डेविड उनके पापों को धुलने का काम करता है। उसी के साथ साथ कभी कोई लड़की को पकड़ लिया जाता है तो डेविड उसके साथ खुद भी गलत काम करता है और अपने भगवान के सामने जाकर खुद के पापों का प्रायश्चित भी करता है। कमाल है यार, लेकिन कब भगवान की लाठी चलेगी इनको पता नहीं। अब टॉम जेम्स के पास आकर कहता है कि उस बंदे ने कुछ बका कि नहीं। जेम्स कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो जल्दी बता देगा। लेकिन टॉम कहता है कि दिख रही है तुम्हारी कोशिश, बहुत दया दिखाते हो लोगों पर, किसी दिन मेरी नजर में चढ़े ना तो बाकियों की तरह तुम्हें भी टॉर्चर करना शुरू कर दूंगा। जान प्यारी है तो जो काम दिया गया चुपचाप करो, तुम्हारे पास सिर्फ आज तक का टाइम है, अगर कुछ जानकारी उस बंदे से नहीं निकली तो रात को ही टॉर्चर करके उस बंदे को मार दूंगा मैं। दूसरी तरफ दोस्तों मैक्स नाम का मिलिट्री ऑफिसर 2 बंदी बने लोगों से एक कब्र खुदवाता है, जिसे डरते हुए वो दोनों कैदी खोदने भी लग जाते हैं। कब्र तैयार होने के बाद वो उनमें से एक आदमी से कहता है अंदर लेट जाओ, और ये सुनकर बाद में घबरा जाता है कि नहीं ऐसा मत कीजिए सर, लेकिन मैक्स उसको गन दिखाकर अंदर लटा देता है। पर जब वो आदमी डर के मारे बेहोश होने वाला होता है तो मैक्स उसको बाहर निकालते हुए कहता है कि तुमने क्या सोच लिया, इतनी आसानी से मार दूंगा तुम्हें, अभी तो टॉर्चर कहाँ किया तुम्हें। इसके बाद वहाँ किसी दूसरे इंसान की लाश लेकर आई जाती है जिसे इन लोगों ने मार दिया था पहले, और उसे दफन करने के लिए मैक्स कब्र खुदवा रहा था। टॉर्चर कर करके ये सब पागल हो चुके हैं दोस्तों, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं बची इन लोगों
डिब्बों के अंदर। अब रात को टॉम उस बंदे के पास आता है जिससे जेम्स पूछताछ कर रहा था। जब कुछ जानकारी नहीं मिली तो टॉम उसको टॉर्चर करने के लिए आ गया। वो उस आदमी को रस्सी से बांधकर उसे बिजली के झटके देना शुरू करता है। हर झटके के साथ वो वोल्टेज बढ़ाए जा रहा होता है। इस चीज से उस आदमी को इतनी तकलीफ होती है कि वो दर्द से चिल्लाता है, इतना तेज कि क्या कहे। उसकी आवाज पूरी बिल्डिंग में गूंज रही होती है, पर टॉम तब भी नहीं रुकता। वो उसे इतना ज्यादा टॉर्चर करता है कि बेचारा आदमी दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता। टॉम तो उसकी जान ही ले लेता, लेकिन तब डेविड उस आदमी के पास आता है और उससे कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारे पापों का प्रायश्चित करवाने आया हूँ। अगर कुछ अपराध हुए हैं तो बता दो, वरना ये टॉम तुम्हें जान से मार देगा और अपराधों की वजह से तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। वो आदमी तो समझ चुका था कि वो अब नहीं बचेगा, इसलिए वो कह देता है मैं ले जाऊंगा आप लोगों को उस जगह पर जहां मेरे ग्रुप के बाकी लोग रहते हैं। टॉम फिर बड़ा खुश होता है कि लगता है काम हो गया। वो सभी उस आदमी की बताई हुई जगह पर आ जाते हैं। वहां आते ही सबसे पहले जो आदमी इनको यहाँ लेके आया था उसको ही शूट करके ये लोग मार डालते हैं और फिर अंदर जाकर चेक करते हैं तो यहाँ पे इनको 3 लड़कियां और एक आदमी मिलता है, जिसमें से इरीन नाम की लड़की प्रेग्नेंट होती है, जिसकी कभी भी डिलीवरी हो सकती है। तो टॉम और बाकी सभी लोगों को पकड़कर अपने साथ लेकर जाते हैं। डेविड को वहां से कुछ सामान भी मिलता है जो कि इन लोगों का है, तो वो सारा सामान झोले में भर के अपने पास रख लेता है। अब ये सारे लोग वापस अपनी बिल्डिंग में आकर फुटबॉल का फाइनल देखने लग जाते हैं, जिसमें अर्जेंटीना जीत जाती है। ये देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता, सभी खुशी से नाचने गाने लग जाते हैं। वहाँ पर बंदी बनी हुई एक लड़की भी मौजूद होती है दोस्तों, जिसे शराब वगैरह देने के लिए लाया गया होता है। और जब ये सारे लोग खुशी से नाच रहे होते हैं तब उस लड़की को वहाँ पर रखी हुई चाबी मिल जाती है, और ये चाबी जेल के कमरे की थी जहां उस लड़की के साथ वो जो 2 और बंदे थे ना, उनको कैद करके रखा हुआ था। चाबी पाकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि अब मैं इस नरक से बाहर निकल सकती हूँ। वो तुरंत अपने जेल वाले कमरे में जाती और जब बाकी दोनों बंदों को चाबी दिखाती है तो वो लोग भी खुश हो जाते हैं और तुरंत खुद को आजाद करके यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लग जाते हैं। इधर इरीन जिसे अभी पकड़ कर लाया गया था, उसके पास जेम्स आता है। इरीन काफी तकलीफ में होती है दोस्तों, क्योंकि किसी भी समय उसकी डिलीवरी हो सकती है। तो जेम्स उसको पानी देता है, पहले उसको शांत करने की कोशिश करता है कि देखो तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। लेकिन इरीन की तकलीफ तो कम होने का नाम ही नहीं लेती। तो जेम्स एक डॉक्टर को बुलाता है और चुपके से उसको इरीन का इलाज करने को कह देता है। इसीलिए डॉक्टर इरीन को चेक करने के बाद बताता है कि देखो इसको हॉस्पिटल तो लेकर जाना ही होगा, किसी भी टाइम इसकी डिलीवरी हो सकती है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो जेम्स कहता है कि आप यहाँ नहीं रुक सकते क्या, मतलब यहाँ पे नहीं कर सकते डिलीवरी। डॉक्टर कहता है पागल हो गए हो क्या, एक तो टॉम से छुपकर तुम्हारे कहने पे इसका इलाज करने के लिए आ गया, टॉम को पता चला तो मेरी जान ले लेगा और डिलीवरी में अकेले मैं नहीं कर सकता। हॉस्पिटल लेके जा सकते हो तो ठीक है, वरना टॉम ने देखा तो इरीन के साथ साथ उसके बच्चे को भी इसी हालात में मार डालेगा वो। इस तरह जेम्स के कई बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी वो डॉक्टर नहीं सुनता और तुरंत वहां से निकल जाता है। लेकिन जेम्स इरीन से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं कुछ न कुछ बंदोबस्त जरूर करूंगा। दूसरी तरफ दोस्तों डेविड जब इरीन और बाकियों के घर से लाया हुआ वो सामान चेक कर रहा होता है तो उसमें से एक अजीब सा खंजर और रिचुअल जैसी जुड़ी चीजें, कुछ मतलब किताब वगैरह होती हैं, जिसमें काफी भयानक रिचुअल्स के बारे में लिखा होता है। ये सारी चीजें मिलती हैं उसको। उनको देखकर वो हैरान भी हो जाता है कि इस तरह की चीजें इनके पास क्या कर रही हैं। उसे समझ आ जाता है कि ये कोई मामूली रिचुअल की किताब नहीं है, जिसके पास ये किताब है वो जरूर कुछ खतरनाक प्लान कर रहा है। अगर उसे रोका नहीं गया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। तो वहीं टॉम इरीन के साथ जो आदमी था अब उसको टॉर्चर करने पहुंच जाता है। उस आदमी का नाम है एडम। टॉम एडम से कहता है कि तेरे ग्रुप की तरह और कितने ग्रुप बने हुए हैं जो अभी भी एक्टिव हैं, मुझे उनकी जानकारी चाहिए किसी भी हाल में। लेकिन एडम कहता है आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हमारा ऐसा कोई ग्रुप है ही नहीं, आपको देखिए जरूर कोई गलतफहमी हुई है। टॉम तो सन की था ही दोस्तों। वो एडम को भी टॉर्चर करते हुए उसको बिजली के झटके देना शुरू कर देता है और उसके बाद उसके दांत को भी उखाड़ फेंक देता है, जिस वजह से एडम दर्द से चिल्लाने लग जाता है। तब टॉम को फोन आता है जहां दूसरी ओर से कोई आदमी ये कह रहा होता है कि जिस पे हमें शक था कि वो ग्रुप का हिस्सा हो सकता है, उन लोगों की हमें लोकेशन मिली है, तो जल्दी जाओ वहां जाकर उनको पकड़ो। सुनकर टॉम हैरान कि मैं तो इन लोगों को ग्रुप वाला समझकर पकड़ गया, मतलब ये कोई और है और ग्रुप वाले कोई और। लेकिन फिर उस आदमी ने मुझे इस एडम के घर का पता क्यों बताया। इसके बाद तो एडम को और तकलीफ देते हुए कहता है कि बता, अगर तू ग्रुप का हिस्सा नहीं है तो फिर कौन है, क्यों तेरे एक साथी ने हमें तेरी लोकेशन दी। लेकिन तब भी एडम यही कह रहा होता है कि मैं कुछ नहीं जानता, हम किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है। पर टॉम मानने को तैयार नहीं होता दोस्तों। वो ध्यान नहीं देता और गुस्से में वो एडम को इतना मार देता है कि बेचारा वहीं अपना दम तोड़ देता है। लेकिन इससे भी टॉम का गुस्सा शांत नहीं होता। वो तो अब इरीन और बाकियों से सीन क्या है इसके बारे में पूछने जाता है ताकि उनकी सच्चाई जान सके कि वो है कौन। लेकिन वो कमरे के बाहर ही क्या निकलता है कि तभी एडम फिर से जिंदा हो जाता है। लेकिन इस बार वो मानो पजेस हो दोस्तों, वो इंसान बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा होता है। जैसे एडम टॉम को देखता है ना, वो एडम के वश में हो जाता है और उसके बाद वो खुद को ही शूट करके खत्म कर देता है। टॉम जैसे निर्दयी इंसान खुद के हाथों मारा जाता है इस तरह। इधर एक दूसरे मिलिट्री वाला बंदा एडम के साथ आई उन 2 लड़कियों के पास उनको चेक करने आता है, लेकिन जो उसे कमरे में दिखाई देता है ना, उसके होश
होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कमरे में मौजूद गार्ड जिसे उन लड़कियों पे नजर रखने के लिए रखा गया था, उसे उन दोनों लड़कियों ने बड़ी बेरहमी से मार दिया होता है। लेकिन वो यहाँ भी नहीं रुकी थी, वो ऐसे ही नोच नोच कर किसी शैतान या ज़ॉम्बी की तरह उस गार्ड को खा रही होती है, जिनकी नजर उस बंदे पर भी पड़ जाती है। दोस्तों फिर होना क्या था, वो दोनों लड़कियां इस बंदे को भी मारकर खा जाती हैं। देखकर तो साफ लग रहा है कि एडम और उसके साथ आए इन लोगों में कुछ तो गड़बड़ हुई है। वो लोग नॉर्मल नहीं लग रहे दोस्तों। पर अभी तक इरिन के साथ कुछ नहीं हुआ होता। जेम्स अभी भी उसका ख्याल रख रहा होता है, लेकिन तभी इरिन को ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जिस वजह से वो बेहोश। जेम्स जब चेक करने आता है तो वो भी शॉक, क्योंकि जो खून निकला था वो बिल्कुल काला होता है, जिसको देखकर जेम्स हैरान। लेकिन फिर भी वो इस चीज पे उतना ध्यान नहीं देता, कि सोचता है कि हो सकता है नॉर्मल हो और मुझे इसकी जानकारी ना हो। दूसरी तरफ फादर डेविड जब अपने बाकी साथियों को ढूंढ रहा होता है तो उसको कोई भी नजर नहीं आता, इसीलिए वो अपनी गन निकालकर पूरी बिल्डिंग में उनको ढूंढने लग जाता है। कुछ कमरे देखने के बाद वो जब एक कमरे में जाता है तो उसे सामने एक इंसान दिखाई देता है, जिसका चेहरा पूरा फटा हुआ होता है, शरीर के अंग बाहर नजर आ जाते हैं। इतनी घिनौनी हालत में होता है वो कि भूत तक उसको देख के डर जाए यार। वो अपने सामने डेविड को देखकर उसी की ओर बढ़ने लग जाता है। डेविड गन चलाने की कोशिश तो करता है, लेकिन ये क्या दोस्तों, गन काम ही नहीं करती। डेविड के पसीने छूटने लग जाते हैं, वो अपने भगवान को याद करने लग जाता है। लेकिन सिर्फ वो आदमी क्या कम था दोस्तों, कि अभी देखते देखते और भी कई सारे लोग वहाँ पहुंच जाते हैं, जो सभी बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसे नजर आते हैं। एडम और बाकियों ने पूरी बिल्डिंग में जितने भी लोग थे उन सभी को अपनी तरह शैतान में बदलना शुरू कर दिया था, इसलिए वो सारे ज़ॉम्बी डेविड पे हमला करते हुए उसको नोच नोच कर खा जाते हैं। इधर वो डॉक्टर जब बिल्डिंग के बाहर जा रहा होता है कि तभी उसको सामने बच्चों का स्ट्रॉलर दिखाई देता है, जिसमें से किसी डरावने बच्चे की रोने की आवाज आती है। डॉक्टर कुछ सोच समझ पाता, इससे पहले वो ज़ॉम्बी जैसे शैतान आकर उसकी भी जान ले लेते हैं। बड़ी बेरहमी से उसको भी मार दिया जाता है। जैसा मिलिट्री वाले लोगों पे अत्याचार कर रहे थे, उससे भी 100 गुना घिनौने तरीके से इन सब की जाने जा रही होती हैं। दूसरी तरफ वो 3 लोग दोस्तों जिन्होंने खुद को चाबी की मदद से आजाद किया था, वो लोग डरते डरते बिल्डिंग से बाहर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर तभी उनमें से एक बंदा उन शैतानों का शिकार होकर मारा जाता है। बाकी के दोनों जब वहां से भागने की कोशिश करते हैं तभी उनके सामने एक ऑफिसर आ जाता है। वो भी ज़ॉम्बी जैसा बना हुआ था, उसका शरीर ऐसा जला हुआ था कि कोई भी उसको सामने से देखकर अपने प्राण त्याग दे, ऐसी घिनौनी हालत में था वो जैसे उन तीनों पे हमला करने वाला होता है, वहां पे आ जाता है जेम्स और उस ऑफिसर को शूट करके मार देता है। यहाँ जेम्स अपने साथ इरिन को भी लेकर आया हुआ था। वो इरिन को उन दोनों के हवाले कर देता है कि तुम तीनों यहाँ से जाओ, तब तक मैं यहाँ क्या हो रहा है ये चेक करता हूँ। उसके पास एक एक्स्ट्रा गन भी होती है, तो वो उन्हें सेफ्टी के लिए दे देता है। इसीलिए वो तीनों डरते डरते बिल्डिंग के बाहर जाने लग जाते हैं। लेकिन ये सीढ़ियों के पास ही आए होते हैं कि तभी पीछे से एक शैतान आकर उन तीनों में से एक लड़की को मार डालता है, और अब सिर्फ एक आदमी, इरिन और जेम्स ही बचे हुए हैं। बाकी सभी शैतान में बदल चुके होते हैं। जिन्हें भी ये शैतान मारते वो भी उनकी तरह बन जाता, ठीक ज़ॉम्बीज़ की तरह। अब जेम्स अपने बाकी साथियों को ढूंढने में लग जाता है कि क्या उनमें से कोई जिंदा बचा भी या नहीं। तब उसे एक बाथरूम के अंदर मैक्स की लाश मिलती है, जिसकी दोनों आंखों को नोचकर खा लिया गया था और उसे ऐसा ही मरता हुआ बाथटब में छोड़ दिया गया था। उसको देखकर तो जेम्स भी डर जाता है। तब उसे अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं, जब उसकी माँ पिता की लाश बेड पर ऐसे पड़ी हुई थी। उस समय जेम्स उनसे मिलने के लिए उनके कमरे में गया था। देखकर तो लग रहा था कि जेम्स के माता पिता ने आत्महत्या कर ली, लेकिन क्योंकि वो हमें नहीं बताया जाता। कुछ देर के बाद दोस्तों हम एडम को देखते हैं, जिसने जेम्स, इरिन और उस बंदे को भी पकड़ लिया होता है, और सभी को पकड़ने के बाद वो किसी तरह का रिचुअल करना शुरू कर देता है। जैसा जैसा वो करता, सारे ज़ॉम्बीज़ खुश हो जाते, मानो एडम उन सभी का लीडर हो। एडम के साथ जो 2 लड़कियां मौजूद थी, एडम उसी खंजर से दोनों का गला काटकर उनका खून एक प्याले में जमा कर देता है, और वो खंजर और प्याला एडम को डेविड के घर से मिला था, और वो खून एक दूसरी प्रेग्नेंट महिला को पिला देता है। इस महिला को उन्होंने इसी बिल्डिंग से पकड़ा था। उसको पिलाने के बाद बारी थी इरिन की। उसे भी एडम अब खून पिलाने वाला होता है, पर तब तक जिस लड़की को उसने खून पिला दिया था, उस लड़की को काफी तकलीफ होने लग जाती है, मानो अभी बच्चे को जन्म दे देगी। तब उसका बच्चा जन्म तो ले लेता है, लेकिन वो उस लड़की का पेट फाड़ कर बाहर आता है, जो कि दोस्तों कोई बच्चा नहीं बल्कि शैतान ही होता है, जो बहुत ही खतरनाक नजर आता है। वो शैतान सीधे एडम के पास जाकर उसकी जान ले लेता है, और फिर खुद इरिन के अंदर से घसीटकर उसके पेट से उसके बच्चे को बाहर निकालता है, जिसके बाद वो उस बच्चे के साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा होता है, मानो वो उसकी बलि देगा या फिर अपनी तरह उसको भी शैतान बना देगा। लेकिन ये हो पाता इससे पहले जेम्स पीछे से उस शैतान के अंदर खंजर घुसाकर उसे मार डालता है, और तुरंत इरिन और उसके बच्चे को लेकर वहां से बाहर आने की करता है कोशिश। लेकिन इरिन की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वो जेम्स से कहती कि मैं चल नहीं सकती, शायद मैं बच नहीं पाऊंगी, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मेरे
बच्चे का ख्याल रखोगे? सुनकर जेम्स उसे वादा करता है कि मैं मरते दम तक इस बच्चे का ख्याल रखूंगा, जिसके बाद इरीन अपना दम तोड़ देती है। अब सिर्फ जेम्स और वो बंदा जो जेम्स के साथ बंदी बना हुआ था ये बचे हुए थे, जिन्हें एक छोटे बच्चे के साथ इस खतरनाक जगह से बाहर निकलना होगा। पर जैसे ये लोग भाग रहे होते हैं, आगे और पीछे दोनों तरफ से वो शैतान इनको घेर लेते हैं। अब बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। ये देखकर वो बंदा जेम्स से कहता है कि तुम बच्चे को लेकर भागो, मैं तब तक इनको रोकता हूँ। जेम्स जाना तो नहीं चाहता था, क्योंकि एक तो उस बंदे पर इतना टॉर्चर हुआ था, लेकिन तब भी जेम्स को बचाने के लिए वो अपनी जान देने को तैयार हो जाता है। और उस बंदे की जिद की वजह से जेम्स बच्चे के साथ वहां से भागने लगता है। और तब तक दोस्तों वो बंदा खुद उन शैतानों के हवाले कर देता है खुद को। यहाँ तब तक जेम्स बच्चे को बिल्डिंग के बाहर लेकर आ जाता है। जेम्स खुश और इमोशनल दोनों था कि उसने इरीन से किया वो वादा पूरा तो किया और बच्चे को बचा लिया, लेकिन इरीन नहीं बच पाई। पर तब दोस्तों हम दोबारा से बिल्डिंग का सीन देखते हैं, जहाँ उस महिला के पेट से निकला हुआ वो शैतान अभी तक मरा नहीं था। वो इरीन के पास आकर उसको संभाल रहा होता है। और कमाल की बात है दोस्तों, इरीन भी जिंदा होती है, जो उस शैतान को देखकर उल्टा मुस्कुरा रही होती है। इसके बाद जिस गाड़ी में जेम्स बैठा हुआ था, उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे की सीट पर कोई मौजूद है, लेकिन पीछे मुड़कर उसे सिर्फ इरीन का बच्चा दिखाई देता है। इसीलिए जेम्स वहां से निकल जाता है। और तब दोस्तों हमें फिर से जेम्स का बचपन वाला सीन देखते हैं हम, जहां बेड पर उसके माता पिता की लाश पड़ी हुई है और सामने टेबल पर वही रिचुअल वाली किताब रखी होती है जो एडम के घर से मिली थी। तब जेम्स के पीछे एक शैतान आकर अपना हाथ उसके कंधे पे रखता है। इसी सीन के साथ ये मूवी होती है खत्म। मूवी तो खत्म हो गई, लेकिन कुछ सवाल छोड़कर चली गई कि आखिर में क्या हुआ। तो मैं अपने हिसाब से इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूँ, पर्सनल ओपिनियन। जहाँ तक लगता है दोस्तों, इरीन भी कोई मामूली लड़की नहीं थी। उसके पेट में पलने वाला बच्चा कोई बहुत बड़ा शैतान होगा, क्योंकि जब इरीन को ब्लीडिंग हुई थी वो खून बिल्कुल ही काला था। उसी के साथ साथ इरीन शैतान को देखकर मुस्कुरा रही थी। इरीन का प्लान होगा अपने शैतानी बच्चे को इस बिल्डिंग से दूर शहर में लेके जाने का, ताकि वहां जाकर वो शहर उसके बाद सारी दुनिया के लोगों को बाकियों की तरह शैतान बना दे। ये करने के लिए उसने जेम्स का भरोसा जीता, उसको दिखाया कि वो मजबूर है। तो जेम्स ने उसकी बातों में आकर बच्चे को बचाते हुए अपने साथ ले जाना सही समझा। इसके बाद दूसरा सवाल कि वो बंदा आखिर टॉम और बाकियों को एडम के पास क्यों लेकर गया। तो हो सकता है कि ये प्लान एडम और बाकियों ने मिलकर बनाया हो। पहले उस बंदे ने खुद को टॉम के हवाले किया, उसके बाद बाकियों को भी उस बिल्डिंग में बुलाकर सभी को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि टॉम और बाकी मिलिट्री वालों का अत्याचार काफी ज्यादा बढ़ गया था। तब एडम ने सबसे पहले इनको ही अपना शिकार बनाने का सोचा, जिसमें वो कामयाब भी रहा और बिल्डिंग के सारे कैदी उसकी तरह शैतानों में शामिल हो गए और यहाँ से इनके आतंक की हुई शुरुआत। लेकिन एडम को कोई फायदा तो हुआ नहीं और उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद आखिरी सवाल यह है कि जेम्स के बचपन में उस शैतान ने उस पे हाथ क्यों रखा था। ये एक बिल्कुल अलग थियरी बन जाती है कि हो सकता है जेम्स पर बचपन से ही शैतान का कब्जा हो और शैतान के पजेस में होकर उसने ही अपने माता पिता को मार दिया हो। वो भी इरीन के साथ मिला हुआ होगा, जिसका काम होगा उस शैतानी बच्चे को शहर तक लेके जाना, ताकि कोई उसे मार न डाले। जेम्स बच्चे का ख्याल रखेगा, उसको बड़ा करेगा, ताकि वो बच्चा अपनी शक्तियों को परख सके। और यही वजह से इरीन हंस रही होगी दोस्तों उस समय कि जेम्स बच्चे को शहर लेके जाने में कामयाब हो गया। थियरी तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन आप बताइए आपको क्या लगता है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।